डेमोक्रेसी बिक गई। ये मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, दुख के साथ कह रहा हूं और सबूतों के आधार से कह रहा हूं और इसको मैं साबित करूंगा अगले कुछ मिनटों में। कैसे सबूत? आज चुनाव विचारों पर नहीं लड़े जा रहे हैं, आज चुनाव ऑफर पर लड़े जा रहे हैं। कौन ज्यादा कैश देगा, कौन मुफ्त बिजली देगा, कौन ज्यादा भत्ता देगा, कौन ज्यादा रेवड़ी बांटेगा। अगर आपको लगता है कि ये अतिशयोक्ति है तो भारत सरकार की तरफ से आने वाली दो सरकारी रिपोर्ट देख लीजिए। पहली इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, दूसरी नीति आयोग की शिक्षा रिपोर्ट। एक रिपोर्ट कहती है कि राज्यों में मुफ्त कैश बांटने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। दूसरी कहती है कि उसी देश के हजारों स्कूलों में बिजली नहीं है, टीचर नहीं है, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। यानी चुनाव जीतने के लिए पैसा है लेकिन भविष्य बनाने के लिए नहीं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, सरकारें बनी, ज्यादातर जगह असली मुकाबला विकास का नहीं फ्रीबीज का था। कहीं महिलाओं को हर महीने पैसे देने का वादा, कहीं उससे बढ़कर देने का वादा, कहीं वो मुफ्त में बिजली, कहीं मुफ्त में बस यात्रा, कहीं गैस सिलेंडर, कहीं सोना। अब भेड़ों को लग रहा है कि सरकार उसके लिए स्वेटर ला रही है, लेकिन भेड़ों को यह नहीं पता है कि ऊन उसी की खाल से उधेड़ा जा रहा है। कैसे? चलिए बारी बारी से देखते चलिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव से पहले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वादा किया, बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए वादा किया, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और कई तरीके की कैश योजनाओं का ऐलान किया। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने किया था, अगर तृणमूल कांग्रेस जीतती तो वो भी इसी तरीके के वादे कर रही थी। बीजेपी ने उसको डबल कर दिया। केरल में कांग्रेस लेड यूडीएफ ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को हर महीने 1,000 रुपए, 3,000 रुपए की एक अलग पेंशन का ऐलान हुआ और तमाम तरीके के ऐलान। छोटे कारोबारियों को ब्याज मुफ्त लोन मिलेगा, इस तरीके का ऐलान कांग्रेस ने किया। तमिलनाडु में अभिनेता जो विजय है उनका सिर्फ करिश्मा नहीं रहा, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त बस यात्रा, शादी के लिए 8 ग्राम सोना देने का ऐलान किया। और बिहार को कैसे भूल सकते हैं, जहां पिछले साल चुनाव हुए हैं, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए, एक योजना आई प्रॉपर। असम को कैसे भूल सकते हैं, असम में 9,000 रुपए सबसे बड़ा कैश ट्रांसफर जो हुआ और उसके लिए सरकारें पीठ थपथपा रही थी। इससे पहले महाराष्ट्र में देख लीजिए, उससे पहले मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हर जगह फ्रीबीज बांटी गई। राजनीति अब अधिकार नहीं बेच रही, सुविधाएं बेच रही है। एक नया मॉडल बन चुका है, नौकरी नहीं दे सकते तो भत्ता दे दो, फैक्ट्री नहीं लगा सकते तो बिजली मुफ्त कर दो, स्कूल ठीक नहीं कर सकते तो चुनाव से पहले खाते में कैश डाल दो। सबसे खतरनाक बात यह है कि जनता भी उसी भाषा में सोचने लगी है। यहीं से लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछने वाली जनता, ऐसी जनता जो सरकार से हिसाब मांगे, जो ये पूछे कि पैसा सड़क पर क्यों नहीं लगा, स्कूल पर क्यों नहीं लगा, रोजगार पर क्यों नहीं लगा। लेकिन आज वोटर को नागरिक नहीं, लाभार्थी बनाया जा रहा है और वो बन भी रहा है बहुत आसानी से। यहीं पर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की चेतावनी याद आती है। प्लेटो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे, उन्हें डर उस लोकतंत्र में था जहां विवेक की जगह भावनाएं ले लें, जहां जनता को सोचने नहीं भड़कने की आदत डाल दी जाए, जहां नेता समस्याओं का समाधान नहीं लोगों की कमजोरियों का इस्तेमाल करें। आज भारत में वही हो रहा है। टीवी पर बहस कम, शोर ज्यादा है, सोशल मीडिया पर तथ्य कम, उत्तेजना ज्यादा है और असली मुद्दे धीरे धीरे गायब कर दिए गए हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, इनकी जगह क्या बचा है? धर्म, जाति और फ्री स्कीम की चमक। और ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं रह गई है, ये देश की प्राथमिकताओं का सवाल बन चुका है। जरा मध्य प्रदेश के कैश ट्रांसफर वाली स्कीम जो लाडली बहन योजना है उसको समझिए। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी। 2023 के जून में इसकी पहली किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान हुआ। सरकार ने इसे महिलाओं की आर्थिक मदद और सशक्तिकरण की योजना बताया, लेकिन राजनीति पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि इसके बाद हर चुनाव में महिलाओं को कैश ट्रांसफर देने की होड़ शुरू हो गई, क्योंकि इसने रिजल्ट दे दिया था। मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे याद कर लीजिए। अब तुलना कीजिए फ्रीबीज से देश को क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है वो जान लीजिए। 2025-26 में सिर्फ इसी एक योजना, लाडकी बहन योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 18,669 करोड़ रुपए का बजट रखा। और दूसरी तरफ भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सालाना बजट करीब 13,705 करोड़। 18,000 लाडकी बहन, 13,000 इसरो। यानी जिस संस्था ने चंद्रयान भेजा, जो भारत का स्पेस स्टेशन बनाने का सपना देख रही है, उसका पूरा बजट एक राज्य की एक कैश ट्रांसफर स्कीम से कम है। और यहीं से सवाल उठता है कि देश का पैसा भविष्य बनाने से ज्यादा चुनाव जीतने में लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू हुई। इसके तहत 2.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया गया। इस योजना का शुरुआती बजट रखा गया करीब 46,000 करोड़ रुपए। बाद में 2026-27 में बजट
इसके लिए 26,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब दूसरी तरफ डीआरडीओ का बजट देखिए, वो है 29,100 करोड़ रुपए। यानी वही संस्था जो भारत के लिए मिसाइल सिस्टम, रक्षा तकनीक, सैन्य रिसर्च का काम करती है, उसके बजट और इसके बजट में कितना फर्क है। देश में एक आईआईएम बनाने में लगभग 500 से 550 करोड़ रुपए का खर्च आता है। गुवाहाटी में आईआईएम खोलने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 555 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अब महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना सिर्फ 1 साल के लिए रोक दी जाए तो उस पैसे से 30 से ज्यादा नए आईआईएम बनाए जा सकते हैं। सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। एक तरफ हर महीने कैश देकर चुनावी संतुष्टि, दूसरी तरफ विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के बाद पीढ़ियों तक होने वाला असर हो क्या रहा है। एक रास्ता तुरंत वोट देता है, दूसरा रास्ता 20 साल बाद देश को मजबूत बनाता है। राजनीति ने इसे राजनीति जो है वो आसान रास्ता चुनती है और उसने चुना। यही असली बहस है। गरीबों की मदद गलत नहीं है, लेकिन जब सरकारें शिक्षा, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से ज्यादा चुनावी कैश ट्रांसफर पर फोकस करने लग जाए, तब सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। देश भविष्य बना रहा है या फिर अगला चुनाव जीतने की तैयारी कर रहा है। देश तो जो कर रहा है वो कर रहा है, पार्टियां क्या कर रही हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि ये बहस सुप्रीम कोर्ट तक भी गई। 2022 में ये बात पहुंची थी। फ्रीबीज को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि देश में वेलफेयर और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी मान लिया कि चुनावी फ्रीबीज अब सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं रहे, ये आर्थिक और लोकतांत्रिक संकट बनते जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो मोदी सरकार बजट से पहले लाई, उसकी बात कर लीजिए। 2025-26 की रिपोर्ट, इसी पर बहुत गंभीर चेतावनी इसमें भी दी गई। वही सरकार, वही पार्टी चेतावनी दे रही है और जब राज्यों में चुनाव लड़ता है तो क्या असर होता है आप खुद देखते हैं। क्या चेतावनी थी। सरकार का आधिकारिक दस्तावेज साफ कहता है कि राज्यों में अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर यानी बिना शर्त पैसा बांटने की योजनाएं विस्फोटक तरीके से बढ़ी हैं। 2022-23 के बाद इन योजनाओं का खर्च 5 गुना बढ़ चुका है। 2025-26 तक राज्यों का कुल खर्च करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो इस तरीके से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होते हैं। कुछ राज्यों में यह खर्च जीडीपी के 1.2% तक पहुंच चुका है। कई राज्यों में बजट का 8% हिस्सा सिर्फ कैश बांटने में जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि गरीबों की मदद क्यों नहीं की जा रही, सवाल यह है कि मदद का मॉडल क्या है। इकोनॉमिक सर्वे साफ कहता है कि इन योजनाओं का सबसे बड़ा संकट फिस्कल सस्टेनेबिलिटी है, यानी सरकारों की आर्थिक क्षमता टूट रही है। राज्यों का फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2.6% से बढ़कर 3.2% तक पहुंच गया है। रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ रहा है, मतलब सरकारें अब रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए भी कर्ज ले रही हैं। और ये वही सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब सरकार उधार लेकर के सड़क, रेलवे, अस्पताल या फैक्ट्री नहीं बना रही, बल्कि सिर्फ पैसा बांट रही है, यानी भविष्य गिरवी रखकर वर्तमान में वोट खरीदे जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे साफ कहता है कि जब पैसा फ्री स्कीम्स में आता है तो स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार जैसे क्षेत्रों के लिए पैसा कम बचता है, यानी चुनाव जीतने के लिए विकास कुर्बान किया जा रहा है। और जब नीति आयोग की रिपोर्ट आप देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 1,19,00,000 स्कूलों में बिजली नहीं है। 14,505 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। करीब 60,000 स्कूलों में बच्चों के हाथ धोने तक की व्यवस्था नहीं है। 98,000 से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। कर्नाटका में 38,000 शिक्षकों की कमी है। बिहार में 2,80,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। झारखंड में 1 लाख शिक्षकों की कमी है। मध्य प्रदेश में 52,000, पश्चिम बंगाल में 77,000। सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में सिर्फ 51.7% स्कूलों में साइंस लैब है, लेकिन चुनावी भाषणों में ये मुद्दे गायब हैं। और कमोबेश हर राज्य में ऐसी स्थिति बनती जा रही है। कोई नेता ये नहीं कह रहा कि अगले 5 साल में हर स्कूल में शिक्षक होंगे। कोई नहीं कह रहा है कि हर जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। कोई नहीं कह रहा है कि युवाओं को विश्वसनीयता और विश्व स्तरीय स्किल देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब लंबे समय का काम है, उसमें तुरंत वोट नहीं मिलता। तुरंत वोट मिलता है खाते में आए पैसों से। और यही कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है जिसकी चेतावनी इकोनॉमिक सर्वे यानी मोदी सरकार ने खुद ही दी है। एक राज्य फ्री स्कीम शुरू करता है, दूसरा उससे बड़ी स्कीम लाता है, तीसरा उससे बड़ा वादा करता है, और चौथा जिसको सत्ता में आना है वो उससे भी बड़ा वादा करता है। लोकतंत्र धीरे धीरे नीलामी के बाजार में बदलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में खुद इसे रेवड़ी कल्चर कहा था। उन्होंने कहा था कि मुफ्त की राजनीति देश के विकास के लिए खतरनाक है, लेकिन सवाल ये कि क्या
सिर्फ विपक्ष में ऐसा हो रहा है? उनकी पार्टी की तो सबसे ज़्यादा सरकार है, सबसे ज़्यादा जगहों पे उनके मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज़्यादा फ्रीबीज आज की डेट में बीजेपी ही बांट रही है, क्योंकि बीजेपी को भी लग गया कि बिना इसके शायद चुनाव न जीते जाएं, इसलिए बीजेपी इसको बढ़ा चढ़ करके, केजरीवाल जब दिल्ली में फ्रीबीज देते थे तो बीजेपी उसको क्रिटिसाइज करती थी, आज उससे बड़े वादे किए जा रहे हैं, उससे बढ़ चढ़ के दिया जा रहा है। दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी, पंजाब में मुफ्त बिजली, तमिलनाडु में कैश और सोना, बिहार में नगद सहायता, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, झारखंड, उड़ीसा, लगभग हर राज्य में किसी न किसी रूप में यही मॉडल है। झारखंड वाला मैं भूल गया था, झारखंड में भी मैया सम्मान योजना में कैश दिया गया और तभी शायद वो सरकार वापस आई, रिटेन कर पाई, इकलौती विपक्ष की सरकार जो बची। यानी जनता भी यही चाह रही है और राजनीति या विचारधारा से ज्यादा वितरण की व्यवस्था बनती जा रही है। और यहाँ सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र का नहीं, समाज का होता है, क्योंकि जब नागरिक लगातार मुफ्त सहायता पर निर्भर होने लगता है तो उसकी राजनीतिक चेतना कमजोर पड़ती है। वो सरकार से अधिकार नहीं मांगता, वो सरकार से सुविधा मांग रहा है, सुविधा शुल्क मांग रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ने साफ कहा है कि बिना शर्त कैश ट्रांसफर लोगों की स्थायी आय नहीं बढ़ाते, ना स्किल पैदा होती, ना रोजगार, ना उत्पादकता। कुछ समय के लिए राहत मिलती, लेकिन गरीबी का ढांचा जस का तस बना रहता है। और यही आज भारत की राजनीति कर रही है, निर्भर नागरिक पैदा कर रही है। युवाओं की हालत देखिए, देश में ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 13% है। लाखों इंजीनियर ग्रेजुएट बंगाल, बिहार, झारखंड, दूसरे राज्यों में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद भाग रहे हैं। और मैं अगर मेरे से कोई राज्य छूट जाए तो इसको ऐसा मत मानिएगा कि हम भूल गए, मतलब मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि लगभग राज्यों में स्थिति है। स्थानीय उद्योग नहीं है, स्थायी रोजगार नहीं है और स्किल और बाजार के बीच तो तालमेल ही नहीं है। लेकिन चुनावी मंचों पर नौकरी गायब है और आता है तो कहते इतने करोड़ नौकरी देंगे, इतने लाख नौकरी देंगे। सबको पता है हकीकत क्या है। वहां सिर्फ भत्ता है, मुफ्त यात्रा है, कैश है, सिलेंडर है। यानी लोकतंत्र भविष्य नहीं बेच रहा है, वो वर्तमान का लालच बेच रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सब जनता के टैक्स के पैसों से हो रहा है और बड़ी संख्या में जनता को समझ में नहीं आ रहा है। फ्रीबीज कोई जादू से नहीं आते हैं, ये जनता की जेब से आते हैं। आरबीआई साफ कहता है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त परिवहन, कर्ज माफी जैसी योजनाएं आर्थिक विकृति पैदा करती है। इससे क्रेडिट कल्चर कमजोर होता है, निजी निवेश प्रभावित होता है, लेबर फोर्स भागीदारी जो है घटती है। यानी अल्पकालिक राजनीति दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था, दीर्घकालिक लोकतंत्र, दीर्घकालिक देश को खा रही है। और ये कहानी कोई नई नहीं है, अब इतना बढ़ चढ़ गई है कि अब थोड़ा सा लगता है कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। भारत में फ्री स्कीम का जो इतिहास है वो 70 साल पुराना है। कामराज जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे भी एक फर्क है, वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज में फर्क है। एमजी रामचंद्रन ने स्कूल योजना चलाई थी, एनटी रामाराव ने सस्ता चावल दिया, जयललिता ने टीवी, घरेलू सामान बांटे, फिर फ्री मुफ्त बिजली, पानी, वाईफाई, कैश ट्रांसफर, सब धीरे धीरे राजनीति का स्थायी हथियार बनता गया। नए सिरे से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इस तरीके की राजनीति की। लेकिन फर्क समझना जरूरी है, गरीबों के लिए शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पोषण और जीवन रक्षक सहायता कल्याणकारी राज्य का हिस्सा नहीं है। लेकिन बिना शर्त लगातार कैश बांटकर वोट लेना लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसीलिए दुनिया के कई देशों ने अलग रास्ता अपनाया है। ब्राजील में बोल्सा फैमिलिया योजना जो स्कूल उपस्थिति और टीकाकरण से जुड़ी है। मैक्सिको में बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ चेकअप से कैश ट्रांसफर जुड़ा हुआ है। फिलीपींस में समय समय पर समीक्षा होती है और परिवारों को धीरे धीरे योजना से बाहर निकाला जाता है। यानी वहाँ मदद आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाती है, भारत में मदद निर्भरता की तरफ ले जा रही है। और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र तब नहीं मरता जब चुनाव बंद हो जाते हैं। लोकतंत्र तब मरता है जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है, जब वोट विचार से नहीं लाभ से तय होते हैं और जब सरकारें नागरिक नहीं ग्राहक बनाने लगती हैं। राष्ट्र निर्माण की जगह चुनाव प्रबंधन की राजनीति का केंद्र बन जाता है, तब लोकतंत्र मरता है। आज भारत में वही हो रहा है। आप अपने आसपास नजर डाल के देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, और अगर देश को सच में विकसित बनाना है तो सवाल पूछना होगा कि क्या हमें हर महीने कुछ हजार रुपए चाहिए, या ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जहां हमें सरकारी सहायता की जरूरत ना पड़े? क्या हमें चुनावी कैश चाहिए, या अच्छे स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, रोजगार चाहिए? क्या हमें मुफ्त सुविधाओं की आदत चाहिए, या आत्मनिर्भर नागरिकों वाला मजबूत राष्ट्र चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं बचता, लोकतंत्र जागरूक नागरिकों से बचता है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश का नागरिक जागरूक नहीं रह गया।
आप अपने आसपास देखिए, हर दल की सरकार देखिए। जिन राज्यों में अभी इस तरीके की प्रीवीज नहीं मिल रही है, आने दीजिए चुनाव को, आप देखिए किस तरीके से बढ़ चढ़ की योजना बटेगी। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है, आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव होना है। हर राज्यों में एक तरीके की ये स्कीम है, वोटों की बोली लगाई जा रही है। जैसे लग रहा है कि लोकतंत्र नीलाम हो रहा है और हर दल बढ़ चढ़ करके नीलामी का, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि 1,01,000, 1,10,000, 1,20,000, इस तरीके से बोली लग रही है। ये इस देश की समस्या है। युवा बेरोजगार हो रहे हैं और फिर कभी कोई कहता है कि पकौड़ा लगाना, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, और कभी कोई कहता है कि जो रोजगार लोग हैं वो कॉकरोच के जैसे हैं। फिर बाद में आती हैं सफाइयाँ, और सफाइयों को लेकर के इस देश का युवा क्या करे? सफेद शर्ट बनवा ले और घूमे गली गली, बताए कि साहब मैं कॉकरोच नहीं हूं। ये इस देश की स्थिति है। और जब हम इस तरीके की डिटेल रिपोर्ट लाते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन जो न्यूज़ पिंच के सुधी दर्शक हैं उन तक हम ये बात तो पहुंचा दें। हमारा चैनल अभी छोटा है, हमने बहुत कम समय पहले शुरुआत की है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जो भी कंटेंट लाएं वो एक रैशनल समाज का निर्माण करें, सिर्फ अंधभक्त या अंध विरोधी ना पैदा करें। जो रैशनल, तार्किक समाज, जो सही को सही और गलत को गलत कह सके, जो सिर्फ किसी नेता के पीछे पागल ना हो, जो किसी पार्टी के पीछे पागल ना हो, उसको सवाल पूछना आता हो। सरकार चाहे जिसको वोट, आप चाहे जिसको दें, सवाल आप नहीं पूछेंगे तो वोट लेने वाली पार्टियां आपको जो है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक में तब्दील कर देंगी। आप अपने बच्चों के इलाज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए छटपटाते रहेंगे। वैसे भी सब कुछ प्राइवेट हो चुका है, सब कुछ बाजार के हाथ हो गया, और सरकार भी नहीं चाहती। मतलब सरकारों का चरित्र ही बदल गया है बीते कुछ सालों में। ये जो बात हमने आपको बताई है, जो इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट लेकर आए, इसको गंभीरता से सोचिएगा, समझिएगा। ये देश कॉकरोच नहीं है, इस देश का युवा कॉकरोच नहीं है। स्किल्ड जो है, स्किल जब तक वो नहीं होगी तब तक वो अच्छा रोजगार नहीं पाएगा, और स्किल आएगी तब जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जब स्कूल कॉलेज मजबूत होगा। क्या वो हो रहे हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है, और ये रिपोर्ट बड़ी मेहनत से हमारी साथी खुशबू ने लिखी है। अगर आपको लगता है कि ये बात जो हमने कही वाजिब है, तो आप खुशबू को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहिएगा। न्यूज़ पिंस देखते रहिए, और दर्शकों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब का बटन भी दबाते रहिए। हमारा हौसला बढ़ता है, हमें ताकत मिलती है। बहुत से दर्शक हैं जो हमें रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भूल जाते हैं। शुक्रिया।